नमस्कार। जब देश के प्रधानमंत्री झूठ और भड़काऊ बयानों को देना शुरू कर दें और वो झूठ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन जाए तो इस पर देश के बुद्धिजीवियों को समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर आपके देश की छवि विश्व स्तरीय लेवल पर क्या बन रही है। जिस गांधी के देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपसी सद्भाव को लेकर अभी तक उदाहरण पेश किए जाते रहे, आज उसी देश की आलोचना प्रधानमंत्री के बयानों पर विश्व भर में हो रही है, जो चिंता और चिंतन का विषय है। सत्ताधारी बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए अपना पूरा दमखम लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। ऐसे में नेताओं के भाषण, उनके दावे, दूसरी पार्टी के नेताओं को लेकर दिए बयान रोज अखबारों में सुर्खियां बन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी के विवादित बयान सुर्खियों में हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार बयानों को लेकर अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने 22 अप्रैल को इसको लेकर मोदी पर चुनावी रैली में मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण देने का आरोप शीर्षक से रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर छापी है। वेबसाइट ने प्रधानमंत्री के भाषण को जगह दी और उस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया को भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार को कहा कि पार्टी ने इसे लेकर सोमवार 22 अप्रैल को चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि मसवाड़ा में दिए गए भाषण के बाद 22 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मोदी ने इस तरह का एक और भाषण दिया। इस रिपोर्ट में भारत के नागरिकता कानून का भी जिक्र किया गया है। लिखा गया है कि इस कानून को लागू करने को लेकर देश में विवाद भी हुआ था। इस कानून की ये कहकर आलोचना की गई कि इसमें धर्म के आधार पर नागरिकता देने की बात की गई है, जो देश की धर्मनिरपेक्षता के मूलभूत सिद्धांतों से अलग है। चीनी न्यूज वेबसाइट साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा है, चुनाव में बढ़त हासिल करने के लिए मोदी ने मुस्लिम विरोधी बयानबाजी शुरू की है। वेबसाइट ने लिखा है कि बीजेपी की उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन न होने के दावों के बीच मोदी एक बार फिर चुनावी रैलियों में धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने भारत के मुसलमानों पर बयानबाजी तेज कर दी है। उनके बयानों से चुनाव के मानकों यानी आचार संहिता के उल्लंघन होने की चिंता जताई जा रही है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर अजय गुडावर्ती के हवाले से लिखा है कि लोग अब ऊब चुके हैं। हिंदू मुसलमान का मुद्दा अब जमीन पर ज्यादा असर नहीं दिखा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक अपूर्वानंद के हवाले से वेबसाइट ने लिखा है कि मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक नफरती भावनाओं को भड़काने के लिए मामले में मोदी आदतन दोषी हैं। वे कहते हैं कि चुनाव प्रचार की शुरुआत से ही मुसलमान विरोधी बयान दे रहे हैं, लेकिन मीडिया अब तक इसे दिखा नहीं रहा था। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यूपी में एक भाषण में उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के कारण हिंदुओं को घर छोड़ना पड़ रहा है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर उन्होंने कहा था कि इसका हर पन्ना देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है। टाइम मैगजीन ने भी इस खबर को जगह दी है। पत्रिका ने लिखा है कि भारत की आबादी 1.44 अरब है और मोदी को बीजेपी की आलोचना मुसलमान समुदाय को बाहर से आए विदेशियों के रूप में देखने के लिए होती है। इनमें पड़ोसी बांग्लादेश और म्यांमार से आए मुसलमान शामिल हैं। आलोचक कहते हैं कि मोदी की टिप्पणी का आधार विभाजनकारी हिंदू राष्ट्रवाद है, जिसके तार सत्ताधारी बीजेपी से जुड़े हैं। पत्रिका ने लिखा है कि पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। पत्रिका ने अमेरिका के मुसलमानों के अधिकारों के लिए काम करने वाले समूह काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के एक बयान को अपनी रिपोर्ट में जगह दी है, जिसमें मोदी के भाषण की आलोचना की गई है। CAIR ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से गुजारिश की है कि मुसलमानों और अल्पसंख्यकों समूहों के साथ सुनियोजित तरीके से हो रहे व्यवहार के लिए भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी चिंताजनक देशों की सूची में शामिल किया जाए। पत्रिका ने लिखा है कि साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी की सरकार प्रदेश में थी। बाद में 2005 में अमेरिका ने उनके देश में एंट्री लेने पर रोक लगा दी थी।
पत्रिका ने वाशिंगटन में मौजूद रिसर्च ग्रुप इंडिया हैक लैब के आंकड़े भी अपनी रिपोर्ट में दिए हैं। यह ग्रुप भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुए नफरती भाषण का लेखा जोखा रखता है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में देश में इस तरह के 668 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 255 मामले 2023 के पहले 6 महीनों के सामने आए थे। साल के अगले 6 महीनों में इस तरह के 413 मामले सामने आए हैं, जो पहले के 6 महीनों के मुकाबले 63% अधिक था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर 23 अप्रैल को रिपोर्ट छापी है। वेबसाइट ने जिस शीर्षक के साथ रिपोर्ट छापी है वो मोदी ने भारत के मुसलमानों को घुसपैठिया क्यों कहा, क्योंकि वो ऐसा कर सकते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि अपनी सत्ता को सुरक्षित मानकर पीएम मोदी आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर देश के विकास को लेकर वैश्विक नेता के तौर पर खुद को पेश कर रहे थे। ऐसा करके वो पार्टी के प्रचलित विभाजनकारी रवैये से खुद को अलग रखे हुए हैं। इस तरह के मामलों में उनकी चुप्पी थी कि बीच कट्टरपंथ सोच वाले समूह गैर हिंदू समुदायों को निशाना बना रहे थे और उनकी अपनी पार्टी के सदस्य सांसद नस्लीय और नफरती शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। देश के भीतर वो लंबे समय तक सुनिश्चित कर सकते थे कि हो रही घटनाओं से वो दूरी बनाए रखें, साथ ही विदेश में भी अपनी साख बनाए रखें। लेकिन फिर रविवार शाम को उन्होंने एक चुनावी स्पीच देकर मुसलमानों को कथित तौर पर घुसपैठिया कहा। जिनके अधिक बच्चे हैं उनकी यह स्पीच बड़े विवाद का मुद्दा बन गई। वेबसाइट लिखता है कि देश के भीतर नियामक संस्थाएं बीजेपी की इच्छा के अनुसार काम कर रही हैं और विदेश में भारत के सहयोगी मोदी को लेकर आंखें बंद किए हुए हैं, क्योंकि चीन से निपटने के लिए वो भारत को अहम मान रहे हैं। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के दक्षिण एशिया कार्यक्रम के डेनियल मार्क कहते हैं, मोदी लंबा अनुभव रखने वाले और मंझे हुए नेता हैं। अगर उन्हें इस बात का यकीन है कि वो बच नहीं सकेंगे तो इस तरह की टिप्पणी कभी नहीं करेंगे। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि अमेरिकी राजनेताओं के मामले में मोदी की आलोचना का उल्टा असर पड़ सकता है, जो अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय की नाराजगी नहीं झेलना चाहेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि 1925 में बने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मिशन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना था। राजनीति में आने से पहले मोदी दशक भर तक इसी संघ का हिस्सा रहे थे। विभाजन के वक्त 2 राष्ट्र बनने को लेकर भारत की सहमति को यह संगठन देशद्रोह मानता है। से चलने वाले मीडिया आउटलेट अल जजीरा ने 22 अप्रैल को इसको लेकर एक विस्तृत खबर पब्लिश की है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री के एक विवादित भाषण के बाद उन पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। अल जजीरा ने लिखा है कि स्थानीय चुनाव अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उन्हें मोदी के भाषण से जुड़ी 2 शिकायतें मिली हैं, जिसमें उनके चुनाव प्रचार को रद्द करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है। एक राजनीतिक विश्लेषक असीम अली के हवाले से वेबसाइट ने लिखा है कि मोदी की टिप्पणी देश की हाल के इतिहास में किसी मौजूदा प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया सबसे भड़काऊ भाषण है। उनका कहना था कि इस भाषण के साथ चुनावी खेल में अब बड़ा बदलाव आ गया है। एक और राजनीतिक विश्लेषक जयाद मसरूर खान के हवाले से वेबसाइट ने लिखा है कि पीएम कह सकते हैं कि उनका निशाना कांग्रेस पर था, लेकिन आखिर में यह मुसलमानों को लेकर इस रूढ़िवादी सोच को बढ़ाएगा कि वो समस्या है। अल जजीरा ने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें मोदी के भाषण के साथ साथ उस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया को भी जगह दी गई है। वीडियो में कहा गया है कि हजारों लोगों ने उनके इस भाषण को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। वीडियो में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक पुराने भाषण का अंश भी इसमें शामिल किया गया है। मनमोहन सिंह ने साल 2006 में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की बैठक में यह भाषण दिया था। फैक्ट चेकर सिद्धार्थ शरत के हवाले से अल जजीरा ने कहा है कि पूर्व पीएम अपने भाषण में केवल मुसलमानों को नहीं बल्कि सभी वंचित तबकों की बात कर रहे थे। वीडियो में बीजेपी के इन आरोपों से इनकार की बात की भी जिक्र किया गया है। बीजेपी प्रवक्ता मोहन कृष्ण कहते हैं, पार्टी अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक के बीच भेदभाव नहीं करती। एक भारतीय हमारे लिए केवल एक भारतीय है। तुर्की से चलने वाले टीआरटी वर्ल्ड ने इस हेडलाइन के साथ रिपोर्ट छापी है कि वोट की तलाश में मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिए कहा है, जिसके बाद नाराजगी देखी जा रही है। वेबसाइट के अनुसार मोदी की दक्षिणपंथी पार्टी के प्रवक्ता ने उनकी टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने वही कहा जो सही है। वहीं कांग्रेस ने इसे चुनावी भाषण में खुले तौर पर अल्पसंख्यक मुसलमानों को निशाना बनाने की
कोशिश करार दिया है। चुनाव आयोग को दी अपनी शिकायत में कांग्रेस ने इसे विभाजनकारी, आपत्तिजनक और दुर्भावनापूर्ण कहा है, जिसमें एक खास धार्मिक समुदाय को निशाना बनाया गया है। पार्टी ने इसे आचार संहिता का खुला उल्लंघन कहा है। अपनी रिपोर्ट में टीआरटी ने लिखा है कि मोदी ने अपने भाषण में पहले की सरकार में पीएम रहे मनमोहन सिंह के एक पुराने भाषण का जिक्र किया है और गलत दावा पेश किया है। पूर्व पीएम ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। टीआरटी ने लिखा कि सितंबर 1950 में जन्मे मोदी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे थे। इसके बाद भी उनकी सत्ताधारी बीजेपी ये गलत दावा करती रही कि मुसलमानों में बच्चा पैदा करने की दर अधिक है। रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि बीजेपी और उसके साथ की अन्य दक्षिणपंथी पार्टियों से यह दावा करती रही हैं कि भारतीय मुसलमान अधिक बच्चे पैदा करते हैं और जल्द ही उनकी आबादी बहुसंख्यक हिंदुओं से अधिक हो जाएगी। टीआरटी की रिपोर्ट में लिखा गया है कि जानकार मोदी के एक बार फिर सत्ता में आने की उम्मीद कर रहे हैं। इसकी वजहों को गिनाते हुए वेबसाइट लिखता है कि पहला ये तो बीजेपी के विरोधियों ने अब तक पीएम पद के अपने दावेदार के नाम का ऐलान नहीं किया। दूसरा ये कि उनके कई विरोधियों के खिलाफ आपराधिक जांच चल रही है और तीसरा ये कि टैक्स जांच मामले में कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद प्रधानमंत्री का दिया एक भाषण विशेष रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय मीडिया के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इसे अपने पन्नों में जगह दी है। इस्तेमाल किए गए कुछ खास शब्दों के कारण यह भाषण चुनाव आयोग में पीएम मोदी की शिकायत का कारण भी बना है। कांग्रेस नेताओं ने इसे लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि प्रधानमंत्री देश के नफरत के बीज बो रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, हमने जनप्रतिनिधि कानून, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन वाली 16 शिकायतें चुनाव आयोग को सौंपी हैं। पंजाब में बीजेपी के सहयोगी रहे शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने भी इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और भाजपा के सरदार प्रकाश सिंह बादल से प्रधानमंत्री को सीखना चाहिए कि कैसे शांति और सांप्रदायिक समन्वय सुनिश्चित हो। 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली में दिए गए भाषण में बीजेपी नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक पुराने भाषण का हवाला दिया और मुसलमानों पर टिप्पणी की थी। अपने भाषण में मोदी ने कहा था, पहले जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब यह है कि संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? मोदी ने कहा कि ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो मां बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर उसे बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी मां बहनों कि आपका अपना मंगलसूत्र बेचने नहीं देंगे, ये यहां तक जाएंगे। हालांकि पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के जिस 18 साल पुराने भाषण का जिक्र किया है उसमें मनमोहन सिंह ने मुसलमानों को पहला हक देने की बात नहीं की थी। मनमोहन सिंह ने साल 2006 में कहा था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुसलमानों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला दावा होना चाहिए। इस समर में गौर करेंगे तो नेताओं के बयान से समाज में बढ़ती खाई को पाटा जाना संभव नहीं लगता। 2 दशक पहले तक हिंदू मुस्लिम की एकता का परिचय दिया जाता रहा है, भारत को गांधी का देश कहा जाता रहा है, पर आज नफरती नेताओं का कृत्य युवा पीढ़ी और नव अंकुरित मतदाताओं के मस्तिष्क में एक दूसरे के दुश्मन की नजर से देखने का नजरिया बदल दिया है, जो मानवता के लिए तो खतरनाक है ही बल्कि आने वाले समय के लिए, राष्ट्र के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। प्रेम भाव और एकता, अखंडता, संप्रभुता बनाए रखने में शांति का संदेश और उदाहरण विश्व स्तर पर दिया जाता रहा है, पर वर्तमान परिदृश्य चिंता की लकीरों को खींचता है। चुनाव आएंगे और जाएंगे, पर ये जो लकीरें खींची जा रही हैं ये इतनी जल्दी और इतनी आसानी से मिटेंगी नहीं। इस पर विचार करने की जरूरत है। एक मतदाता को राष्ट्र के हित में मतदान करना चाहिए और शांति संदेश विश्व में जाए उसका परिचय देना चाहिए। तीसरे चरण के मतदान की तैयारी जोरों पर चल रही है। अगले चरण के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको समय समय पर जानकारियां उपलब्ध करवाते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कर लीजिए। और अगर आपको हमारी स्टोरी खबरें अच्छी लगती हैं तो अपने शुभचिंतकों में इसे शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।